हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सिंपली लर्न। आज हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन का दिसंबर मंथ का इन्वायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो पहला आर्टिकल है सीओपी 15 के बारे में। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग सीबीडी कहते हैं। ये रियो समिट जब हुआ था उसमें 3 एग्रीमेंट हम लोग ने निकाले थे। यूएनएफसीसी एक ये फ्रेमवर्क था, एक था यूएनसीबीडी, एक था यूएनसीसीडी। ये 3 बहुत ही प्रायोरिटी वाले एग्रीमेंट थे जो मैक्सिमम कंट्रीज ने साथ की साइन किया था। ये यहाँ लिखा हुआ है रियो अर्थ समिट के बारे में। तो उसी में ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है, सीबीडी। तो आपको पहला ये पता होना चाहिए सीओपी 50 ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ दिया हुआ है। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, गवर्निंग बॉडी होता है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है 196 कंट्री के साथ। ये हो गया प्राइमरी जानकारी। इसके बारे में प्रीवियस में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फिर उसके बाद देखिए इसका सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स का जानकारी दिया है सीबीडी का। उसमें कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, एंड फिर नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल इन लायबिलिटी एंड रिड्रेस ऑन कार्टेगेना प्रोटोकॉल इन बायोसेफ्टी। मेनली बायोसेफ्टी पे ज्यादा फोकस्ड है। बायोडाइवर्सिटी के देखिए जो भी बायोडाइवर्सिटी आपके कंट्री में मिलता है उसको अगर आप रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हो तो उसका बेनिफिट वहां की कम्युनिटी को मिले। ये प्राइमरी फंडामेंटल फिलोसॉफी है जिसके अंदर ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड, जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनको सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनका एग्जिस्टेंस खत्म ना हो जाए। ये भी एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर एक फिलोसॉफी है। ये 2 फिलोसॉफी आपको ध्यान रखना है। कभी भी इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इस फिलोसॉफी से आप एलिमिनेट कर पाओगे, इसलिए मैंने बताया। नाउ इसमें इस आर्टिकल में और जानकारी लाइक बात क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव सीओपी 15 का क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ बात हाईलाइट किया है। ऐसे पूरा आर्टिकल में जो रिलेवेंट पार्ट हाईलाइट किया है येलो में वो डेफिनेटली आपको रीड करना है। जस्ट मैं इंपॉर्टेंट बात को गो थ्रू भी कर दे रहा हूँ वीडियो में, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और नॉलेज भी बन जाए। एक है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिस्टोर इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्ट इंडिजिनस राइट। ये मैंने पहले बता दिया, वही फिलोसॉफी की लाइन पे आप देखोगे ना सब वो 2 फिलोसॉफी के इर्द गिर्द ही रहेगा सारा फंडा। ठीक है। हाँ देखिए स्पेशल ट्रस्ट फंड है, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, कहीं पूछ दिया तो। फिर उसके बाद इस आर्टिकल में और रिलेवेंट कुछ जानकारी लेने का नहीं है। तो उसके बाद वाले आर्टिकल में आते हैं वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स। अब देखिए यूएन का जो एक डिकेड 2021 से लेके 2030 तक को हम लोग ने वर्ल्ड डिकेड ऑफ इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बोल दिया यूएन ने। ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड मान लिया हम लोगों ने। उसके संबंध में कुछ जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डेफिनेटली बन सकता है। कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसके बाद 10 इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स, ऐसे 10 इनॉग्रल हम लोग ने लोकेशन फाइंड किया जिसको हम लोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह आगे फॉरवर्ड करेंगे अंडर दिस प्रोग्राम। उनमें सबके नाम दिए हैं, देखिए वो नाम को मैंने हाईलाइट किया है, उनके रिलेवेंट कुछ सिग्निफिकेंट बात है। अब क्या प्रीलिम्स में खास बात यह है ना, इनमें से कोई भी एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव, एक या दो या तीन फ्लैगशिप इनिशिएटिव देके आपको मैच द कॉलम टाइप भी पूछ सकता है, मैच द कॉलम स्टाइल में पूछ सकता है, या फिर सिंपली आपको बोल देगा कितना करेक्ट है, नंबर ऑफ करेक्ट्स, वो भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर किसी एक इनिशिएटिव के बारे में बोल के आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कौन सा सही है। तो ये टाइप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। इसलिए इसके बारे में 10 के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप मुझसे इनमें से भी इंपॉर्टेंट पूछोगे तो नमामि गंगे, ग्रेट ग्रीन वॉल, अबू धाबी मैरीन रिस्टोरेशन, एंड देन स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, एंड दिस बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। ये रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट क्या है, जो सीबीडी का हम लोग बात कर रहे थे, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आईओसीएन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हम लोग रेड लिस्ट पिंक लिस्ट पढ़ते हैं स्पीशीज कंजर्वेशन के ऊपर, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया। इसका नाम है फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। ये क्या कर रहा है, जितने भी इकोसिस्टम में स्पीशीज है और इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम है, उन टाइप ऑफ इकोसिस्टम जैसे कोस्ट है, कोस्टल कम्युनिटी, मैंग्रोव्स, डेजर्ट, इन पे कितना दबाव पड़ रहा है, इसलिए बैरोमेट्रिक नाम दिया है। इन पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस से कितना दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर जानकारी दिया गया। तो ये रिपोर्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। बॉर्न चैलेंज जो है, जिसमें हम लोग बात, जर्मनी की द्वारा प्रमोट किया हुआ था बॉर्न चैलेंज, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को रिस्टोर कैसे करेंगे, उसके अंदर हम लोग रिस्टोरेशन बैरोमीटर इंट्रोड्यूस किए थे। ये आपका अवेयरनेस होना चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फिर रिपोर्ट, अबाउट द रिपोर्ट में आपको ये लाइन पता होना चाहिए। एंड देन देखिए बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग ऑन रिस्टोरेशन। अब जो रिस्टोरेशन वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पता करेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस पर डिस्कस कर सकते हैं, इस पर मैनेज कर सकते हैं, इस पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें किस किस इनिशिएटिव का पार्ट इंक्लूड किया गया है, बॉर्न चैलेंज, 30 by 30 टारगेट, ये फिर पेरिस एग्रीमेंट,
लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट और 1 ट्रिलियन ट्रीज, ये सारे इनिशिएटिव को इसमें मॉनिटर किया जा सकता है। अभी 22 कंट्रीज जो है इस रिपोर्ट में उनको रिफ्लेक्ट किया गया उनके डेटा को, और इक्वेडर, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका डेटा फाइनलाइज हो रहा है, ये भी जल्दी विजुअलाइज आप कर पाओगे। ये इस करंट अफेयर्स का जानकारी था, ये इंपॉर्टेंट पूरा है देखिए इसकी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया बिकॉज ये रिपोर्ट में कुछ सिग्निफिकेंस बात है, और आपको पता जब से फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इसी प्रीलिम से सिलेक्शन होने लगा है, तब से इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ गया। तो देखिए रेड लिस्ट क्या होता है, आईयूसीएन का रेड लिस्ट होता है, इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में जानकारी मिलती है हमें, उसके संबंधित आर्टिकल है। तो देखिए ये पहले आप पढ़ लीजिए रेड लिस्ट का कैटेगरीज क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो, वैसे स्टैटिक का पार्ट है, अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक बार रीड कर लीजिए, फ्लो डायग्राम से आप समझ जाएंगे क्या लॉजिक है। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो अफेक्टेड हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी है, जैसे डुगोंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुगोंग के बारे में कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ओवरऑल ये वल्नरेबल कैटेगरी में पड़ता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का जो है उसके अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। फिर साइट्स 1 जो है उसके अंदर भी अपेंडिक्स 1 का आता है, माने हाईली प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है डुगोंग। डुगोंग इंडिया में कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, उसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में यहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। इसका कंजर्वेशन मेजर जो लिया वो आपको नहीं पता तो भी चलेगा, बट इसके बाद में यहाँ तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बना है डुगोंग इन पार्क बे, ये आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, देखिए ये पिलर कोरल है और एबेलॉन है, इसका नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, डुगोंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद कुछ न्यू थ्रेटेड स्पीशीज है जिसको इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है, उनका नाम दिया गया, उनका नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग, ये इंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, ये भी वल्नरेबल, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम, इसका स्टेटस और ये मेनली कहाँ फाउंड होता है, ये आपको एटलीस्ट हर एक स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसका कॉस्ट टू आउटपुट रेशियो बहुत कम है, अगर आपके जीवन में ऐसे पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे कॉन्सेप्ट बचे हुए तो इसको स्किप कर सकते हो, अगर वो भी आपने पढ़ लिया, आपके टाइम है तो इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस पे एक या दो क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा इसी से आप पास हो जाओगे, बट एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आपका बाकी पार्ट कवर हो गया है तो। फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे एक आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एक रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, देखिए रिलीज बाई, ठीक है, एंड बीएमजेड फाइनेंस्ड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ईएलडी इनिशिएटिव विद सपोर्ट फ्रॉम विविड इकोनॉमिक्स। नहीं पता, खाली यूनेप पता तो काम हो जाएगा आपका, बाकी आपको एलिमिनेशन से मिल जाएगा, ये जानकारी फर्स्ट होना चाहिए। फिर देखिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक अप्रोच होता है, उसके बारे में जानकारी दिया, पर ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, ये आर्टिकल थोड़ा सा रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये इंडिया गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग कुछ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी को इंडिया में इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंदर ये स्कीम आता है, इसमें सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्रोजेक्ट को प्लग एंड प्ले मॉडल में डेवलप करेंगे। और इसके बाद एडिशनल जानकारी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक सोलर पावर पार्क डेवलपर ये कौन होते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं इस इनिशिएटिव के, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस हम लोग का सोलर और रिन्यूएबल भी काफी फोकस है, इसलिए उसमें संबंधित कुछ बड़ा मेजर स्कीम आता है, उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए अदर इनिशिएटिव और सोलर एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो हम लोग सिलिकॉन मॉड्यूल्स को इंडिया में डेवलप करने के लिए, पीवी मॉड्यूल्स को हम लोग ने इनिशिएटिव किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, बिकॉज अभी हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। फिर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम, पीएम कुसुम है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नेशनल सोलर मिशन, अपना इंडिया का जो 8 फोल्ड स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर नेशनल सोलर मिशन भी आता है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए ये सोलर इनिशिएटिव के बारे में जानकारी अगर आपको है, मान लीजिए, और आप इसको, आपको लगता है प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मेंस में, एसए में और आपका जनरल स्टडीज में ये डेफिनेटली आप यूज कर पाओगे भयंकर रूप से। तो ये अगर एक समझ लीजिए आप पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में से क्वेश्चन बनना चाहिए, पर नहीं भी बनता तो दुख नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ना हो हमेशा यूजफुल रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल क्या देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीएबीएम। बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ग्रुप है, जो साथ में यूरोप के कुछ 30-40-50 कंट्री का ग्रुपिंग है, जो अपने आप में वो लोग अपना मैकेनिज्म, इकोनॉमिक यूनिट बना के रखे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके रखे। तो ईयू के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि जो भी कंट्री, जैसे ये बगल में कंट्री एक्स या कंट्री वाई है, अब इनमें जो है कार्बन इतना यूज होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, इसमें समझ लीजिए इतना यूज होता है, और ईयू में इतना यूज होता है, जो डिफरेंस दोनों में है वो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म। तो ये ईयू का प्रोजेक्ट किया हुआ आइडिया है, आपको बेसिक अवेयरनेस के बारे में होना चाहिए। सप्लायर, ये देखो डायग्रामेटिकली समझाया गया है, सीएबीएम, अगर आपको पढ़ने में समझ में नहीं आए तो ये विजुअली आप भी समझ सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा ये वाला पार्ट।
देखिए प्रीलिम्स में डायग्राम नहीं पूछता है, प्रीलिम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और जो पार्ट हाईलाइट किया इसके संबंधित आप उसको डेफिनेटली रीड कीजिए, आपका प्रीलिम का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिट फॉर 55 इन 2030, ये वाला क्या होता है, कई बार इससे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लोगों को लगता है हेल्थ का इनिशिएटिव है, पर बेसिकली एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है, इसलिए आपको इसके बारे में बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ देखिए बेसिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप बोल के भी ग्रुप होता है जो 2009 में बनना स्टार्ट किया गया था। बेसिकली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये क्या न्यूली, ये लोग अभी समझ लीजिए 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट किया पूरी तरह से। उसके पहले यूरोपियन कंट्रीज पर इंडस्ट्रियलाइज हुआ, फिर रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, पर ये जो ये कंट्री जो लेफ्ट हो गए थे, जो कि पहले कॉलोनाइज रह चुके हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, वो थोड़ा लेट 20 सेंचुरी में आके उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट किया गया, तो उनका एक ग्रुप बना, उनको बेसिक ग्रुप बोलते हैं। ये भी प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देखिए एक है पेरिस क्लब, एक है बेसिक ग्रुप, ऐसे C4, P5, ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशन में चलता रहता, रनिंग वाला मुद्दा है। इन पे कभी भी एक मैच द कॉलम दे देगा, आपको बोलेंगे बताइए कौन कौन सा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे बेसिक कंट्री से जुड़ा हुआ एक अकॉर्ड का नाम है कोपेनहेगन अकॉर्ड, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, देखिए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। कूलिंग सेक्टर का अर्थ क्या है? अब देखिए दुनिया में एक तरह का गर्मी फैला हुआ है, हीट वेव अपने प्रचंड रूप से देख रहे हैं, तो वर्ल्ड में एक कूलिंग सेक्टर भी होना चाहिए जो ऐसे परिस्थिति में हीट वेव, जो कि एक अपने आप में डिजास्टर और हैजार्ड है, डिजास्टर बन सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर हम लोग कोई एक्टिविटी ऐसा कर रहे हैं जिससे हीट वेव, हीट मार्केट माने दुनिया में बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण हीट वेव की इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, उसको भी कूलिंग सेक्टर बोल सकते हैं अपने, ठीक है ना। ये इनिशिएटिव हम लोग को अभी वर्क करना है, इस पे हम लोग को वर्कआउट करना है। कूलिंग सेक्टर बेसिकली इंक्लूड करता है एयर कंडीशनर, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। अभी हम लोग 15 सेकंड में एक एसी का डिमांड वर्ल्ड में आ रहा है, ये रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोचिए इस कंडीशन में हम लोग को कूलिंग सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए थोड़ा रिलेवेंट है। हीट वेव क्या होता है देखिए, आपको पता होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, आपको लगा प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, बट डेफिनेटली इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि अपने कब हीट वेव घोषणा करते हैं। तीन मेथड होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, समझिए नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ का ये 40 डिग्री है, और इससे 5 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम लोग उसको हीट वेव कैटेगरी में ले आते हैं। तो ये हो गया एक सीवियर हीट वेव कैटेगरी है, वो 6.4 डिग्री डिफरेंस के बाद ही हम लोग मानते हैं। फिर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर, मान लीजिए हम लोग खड़े चूरू में, जहाँ पे ऑलरेडी 45 डिग्री ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हीट वेव एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग ऑलरेडी हीट वेव कंडीशन में बोलेंगे। और सीवियर हीट वेव तब होगा जो 47 डिग्री से ऊपर जाएगा। तो ये आपको तीन टाइप का क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर हीट वेव अनाउंस करते हैं, इसके बारे में आपको डेफिनेटली अवेयरनेस होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके आते हैं इंडिया कूलिंग स्ट्रेटेजी। इंडिया का कूलिंग स्ट्रेटेजी क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया एक्शन प्लान क्या है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, इसका मतलब इंडिया एक तरह का पायनियर इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग कूलिंग एक्शन प्लान पे काम करेंगे, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट बोल दिया तो रॉन्ग है, वो वन ऑफ द फर्स्ट, तो इसका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल ये है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2022 रिपोर्ट। अब देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक संस्था है जो काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बेसिकली पार्लियामेंट्री लॉ के तहत बनाई गई है। इसके अंदर क्या है, एक रिपोर्ट इन्होंने जारी किया, क्या जारी है कि जो रिवर है अब वो पॉल्यूटेड हो गया, उसका फैलाव कहाँ तक है, उसको रिस्टोर किया जाए, जितना भी रिवर पॉल्यूटेड हो गया बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए फॉर बेटर यूज। इस पे ये रिपोर्ट आया था, इसके संबंधित कुछ जानकारी बात है जो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हो। पहला तो रिपोर्ट किसका, सीपीसीबी का। फिर सीपीसीबी क्या होती है, देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वाटर एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, प्लस इसको पावर्स दिया गया एयर एक्ट के अंदर। फिर सीपीसीबी नेटवर्क मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी को एट 4844 लोकेशन इन 28 स्टेट एंड 7 यूटी। सोचिए कितना बड़ा संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इसी आर्टिकल में अगला जानकारी बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का होता है बेसिकली ऐसा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम करता है पानी में रहने वाला एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक, माने ऑक्सीजन है, एरोबिक माने ऑक्सीजन है, एनारोबिक माने ऑक्सीजन नहीं है, अंडर एरोबिक कंडीशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज कॉल्ड बीओडी। ये डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन पढ़ के आप कॉन्सेप्चुअली पूरा विजुअलाइज कर सकते हो बीओडी क्या होता है। तो उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही बीओडी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बिकॉज उतना ही हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा बैक्टीरिया, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया को चाहिए, उतना ही एनर्जी चाहिएगा, इसलिए उतना ऑक्सीजन चाहिएगा। तो ग्रेटर बीओडी का मतलब क्या है कि लोअर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर बीओडी किसी पानी का बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब उसका सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, जो वहां पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिकम्पोज करे, नहीं कर पा रहेगा, इसी कारण से वहां पे बीओडी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, माने डिमांड है पानी के अंदर अभी, ठीक है। फिर क्रिटिकल पॉल्यूटेड स्टेजेस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है पॉल्यूटेड स्टेजेस को डिफाइन करने के लिए। बीओडी का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ गया तो उसको पॉल्यूटेड बोल सकते हैं अपने। अगर ऐसा सिंगल लोकेशन पे हुआ तो उसको पॉल्यूटेड लोकेशन बोलेंगे। ऐसा 2 से 3 पॉल्यूटेड लोकेशन अगर आसपास में हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉल्यूटेड रिवर स्टेजेस। और फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गया तो वो पानी आउटडोर के लिए नहाने के लिए सुटेबल है।
ये एडिशनल जानकारी है, ये आपको शायद एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर आ सकता है, पर ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आप यू अंडरस्टैंड। देखिए न्यूज इन शॉर्ट स्टार्ट है। अब न्यूज इन शॉर्ट वाला जो पार्ट होता है आप सब जानते हो कि मेनली प्रीलिम फोकस्ड ही होता है, तो उसमें अधिकतर जानकारी अपने को प्रीलिम संबंधित मिलेगी। पहला क्या है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस पे निकाला, ब्लैक सॉइल पे निकाला है। ब्लैक सॉइल का स्टेटस वर्ल्ड में क्या है उस पर जानकारी दिया गया है। इसमें रिलेवेंट बात हाईलाइट कर दिया गया है, ब्लैक ब्लैक सॉइल में बेसिकली आपको पता होगा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर किस वजह से होता है वो रीजन दिया गया है, ओरिजिनेट करता है डाइंग रूट्स की वजह से, इसलिए उसका प्रोसेस को भी मेलानाइजेशन भी बोलते हैं। ये भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, कभी बोल दिया मेलानाइजेशन क्या है तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो ब्लैक सॉइल कहाँ स्प्रेड है उसका जानकारी दिया है, ये 3 बात आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड है 2022 का, इसमें बताया ये किसने रिलीज किया, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस नोवा एक संस्था है जो एनुअली इस रिपोर्ट को 2006 से रिलीज कर रही है। पीयर रिव्यूड रिपोर्ट है, अप टू डेट इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन आर्कटिक रीजन का। अब आर्कटिक कितना इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबली आपको पता है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, प्लस वहां पे अलग अलग वेदर इवेंट्स भी होते हैं, इससे अपने को अर्थ का क्लाइमेट चेंज और करंट स्टेटस का भी पता चलता है, इसलिए आर्कटिक इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रीजन। आर्कटिक कंटिन्यूस अभी बढ़ते जा रहा है, दुनिया जितना रेट से गर्म हो रहा है उससे डबल रेट से आर्कटिक गर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, ये प्रोसेस को बोलते हैं। अगर आप कभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उसके बारे में। आर्कटिक का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रीलिम्स के लिए मेंस में है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। फिर इंडिया का आर्कटिक में क्या प्रेजेंस है उसके बारे में जानकारी दिया है, इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी है, इंडिया ऑब्जर्वर आर्कटिक काउंसिल में। फिर अगर पूछेगा इंडिया का मिशन आर्कटिक में क्या, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली बात है। फिर आता है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। अब यूनाइटेड समिट है, यूनाइटेड नेशन है सॉरी, उसका एक ग्राउंड वाटर पे वाटर समिट हुआ था, उसके बारे में जानकारी है। अब आपको ये नहीं पूछेगा इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, पर ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, यूएन वाटर, यूनेस्को, आईजीआरएसी, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर यूएन वाटर संस्था के बारे में जो बताया गया है, आईजीआरएसी के बारे में जो बताया गया है, ये एनीवेज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए राइट टू रिपेयर एक पोर्टल बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर अभी पीयूष गोयल जी है। ये पोर्टल में बताया गया कि मैन्युफैक्चरर वुड शेयर मैनुअल प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ कस्टमर। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कि आप समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनको कंपनी से ही बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी का मेरे यहाँ प्रेजेंस नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया तो हम सफर करें, नहीं। तो कंपनी को अपने आप से ऐसा मैनुअल या मेथड निकालना चाहिए, या तो कॉमन आदमी खुद से उसको रिपेयर कर सके, या फिर उसके बगल में कोई मैकेनिक है उसको रिपेयर कर सके, उसको कंपनी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तभी वो प्रोडक्ट का एक तरह से ग्लोबलाइजेशन में हेल्प होगा, प्रोडक्ट का रीच भी बढ़ेगा, लोग खरीदना भी चाहेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे ना भाई, इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, बिकॉज कुछ इशू हुआ तो हम लोग उसको ठीक करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को राइट टू रिपेयर पोर्टल को इन इस तरह प्रमोट किया जा रहा है, दिस इज द आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, बेसिकली कंज्यूमर राइट को और इनहेंस करने के लिए। अब अगला रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन आईईए, ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानकारी दिया कि 90% जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे अगले 5 साल में, और इंडिया में सबसे ज्यादा ये डेवलपमेंट देखा जाएगा। इंडिया संबंधित जानकारी दिया गया है, तो आप ये डिटेल पढ़ सकते हो, पर मेन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट कौन निकालता है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। अब दूसरा एक जानकारी यह है सिंधुजा। सिंधुजा क्या है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, किसने बनाया, ये आईआईटी मद्रास के लोगों ने बनाया है, रिसर्चर ने बनाया है। ये कंसिस्ट करता है फ्लोटिंग बॉय, एक तरह का बॉल, फ्लोटिंग स्पार एंड एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल। इसका कंटेंट के बारे में जानकारी दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका यूज क्या है वो समझाया गया है, तो आप हल्का सा यूज पढ़ सकते हो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिंधुजा वन क्या आपको समझ में आना चाहिए, एक डिवाइस है, एक कन्वर्टर है, एनर्जी कन्वर्टर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल है स्पॉन्ज ब्लीचिंग के बारे में। स्पॉन्ज भी एक स्पीशीज होता है जो रीफ्स है, बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड फाउंड होते हैं। इनका कुछ की फीचर है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। मेनली न्यूजीलैंड में देखे जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी लार्जेस्ट एवर स्पॉन्ज का ब्लीचिंग इवेंट देखा गया। जैसे कोरल ब्लीचिंग होता है ना, वैसे स्पॉन्ज का भी ब्लीचिंग होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। रेन बैबलर एक तरह का बर्ड होता है, इसको इस सिंगिंग बर्ड तरह से बोलते हैं अपने, एक तरह से मान लीजिए। ये क्या है, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में मेनली फाउंड होता है, लीसू कम्युनिटी के ऊपर इनका नाम रखा गया है उस स्टेट का। अब रेड ब्रैबलर जो होते हैं स्मॉल एशियन बर्ड्स होते हैं, इनके बारे में क्या ग्रेड, इनका कुछ एग्जांपल दिया गया जान सकते हो, इनका साइज दिया गया जान सकते हो। मेनली सदर्न एशिया में चीफली मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ओल्डेस्ट नोन डीएनए जो है अपने को परमाफ्रॉस्ट में मिला, किसके परमाफ्रॉस्ट में, ग्रीनलैंड के ओल्डेस्ट फ्रेगमेंट डीएनए अपने को मिला। अपने को ये पता चला इससे कि आर्कटिक रीजन में भी जो माहौल है पहले एकदम जैसे नॉर्मल माहौल बाकी लैटिट्यूड में है, वैसा माहौल आर्कटिक में भी कभी हुआ करता था, वहां भी गर्म हुआ करता था, वहां बर्फ का चादर नहीं था, पहले वहां भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते थे, उसमें से हमें डीएनए मिला है। पैलेंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि एविडेंस ऑफ लस्ट फॉरेस्ट होम टू बियर्स, बेवर्स एंड कैमल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में अपने को मिलता है। ये जानकारी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, बॉम्ब साइक्लोन बेसिकली एक तरह का एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस प्रोसेस है,
एक मेट्रोलॉजिकल फेनोमेन है जिसमें क्या है, लो प्रेशर सिस्टम जहां एग्जिस्ट कर रहा है मान लीजिए, वहां पे सडनली टेम्परेचर इतना ड्रॉप, प्रेशर इतना ड्रॉप हो जा रहा है, नॉर्मली लो प्रेशर में भी लो प्रेशर फील हो जा रहा है, ऐसा स्थिति है। तो वहां पे विंड बहुत ही फास्ट रूप से ब्लो करने लगता है और ऐसा लगता है कि विंड उड़ा के ले जाएगा किसी को, इसलिए उसको बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। अब साइक्लोन मंडूस यूएई के द्वारा नाम दिया हुआ इंडियन ओशन रीजन में आया हुआ एक साइक्लोन है जिसकी वजह से भारी रेनफॉल देखने मिला। तो मंदोस, साइक्लोन मंदोस ने नाम किसने दिया? यूएई ने दिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। फिर सेकंड, साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्या कंडीशंस होते हैं यहाँ पे दिया गया है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। फिर कलश बंदूरी प्रोजेक्ट, कलश बंदूरी प्रोजेक्ट एक तरह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कैनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये डाइवर्ट करेगा वाटर को टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादेवी रिवर, जो दो ट्रिब्यूटरी का नाम भी दिया हुआ कलसा एंड बंदूरी, वहां से डाइवर्ट करेगा मलप्रभा रिवर की तरफ। बेसिकली एक तरह का जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उसी उसी लाइंस पे मान के रखिए आप, वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्या करना है, फैसिलिटेट करना है ड्रिंकिंग वाटर को, इसको नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन में, जहाँ पे ड्रॉट बहुत ही कॉमन है, जैसे धारवा रीजन नॉर्दर्न कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पे काफी सूखा पड़ता है, मिनरल्स भी काफी मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस वाज इट। अगर ये डिस्कशन पीडीएफ है एनवायरनमेंट का आपको एक्सेस करना है तो सिंपली लर्न ऑफिशियल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें, वहां आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।